स्वागत है। मेरे सामने एक Asus Zenfone 12 Ultra है और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आप इस फ़ोन पर कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए हम अपनी सेटिंग्स खोलेंगे और चलिए सबसे पहले उन कुछ चीज़ों पर बात करते हैं जिन्हें आप यहीं देख सकते हैं। अब ये चीज़ें अपने आप बदलती रहेंगी या आप इन्हें बंद भी कर सकते हैं। तो एक बार जब आप इन्हें बंद कर देंगे तो ये यहाँ दिखाई नहीं देंगी, लेकिन यह आपको कुछ AI फीचर्स दिखाता है जिन्हें आप यहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास AI ट्रांसक्रिप्ट्स जैसी चीज़ें हैं, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको एक त्वरित एनिमेशन दिखाता है कि यह विकल्प असल में क्या है। तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स जैसी चीज़ें हैं जो आपकी रिकॉर्ड की गई किसी भी आवाज़ को असली टेक्स्ट में बदल देती हैं, जो काफ़ी उपयोगी है। आपके पास AI डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो अगर आपके पास कोई भी महत्वपूर्ण या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उन्हें अपने फाइल्स एप्लीकेशन में आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि आपके डिवाइस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थित है। ये रहा, तो ये तो यहाँ सुना होगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसका उपयोग करने के लिए कुछ भी है। हाँ, यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा तो आप इसे पकड़ सकते हैं, चयनित कर सकते हैं और आपको यहीं एक पॉपअप मिलेगा जो आपको आपके चुने हुए डॉक्यूमेंट का एक संक्षिप्त संस्करण देगा, जिससे आपको उसे खोलने या पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह आपको उसमें मौजूद हर चीज़ का एक त्वरित नोट्स दे देता है, जो कि काफ़ी उपयोगी चीज़ है। तो आप यहाँ दिखाई दे रहे इन विकल्पों को देख सकते हैं। हमारे पास AI कॉल ट्रांसलेटर भी है, तो यह भी एक और विकल्प है जिसे आप कॉल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कि अगर मैं इसे बंद कर दूं तो और क्या क्या दिखता है। AI वॉलपेपर्स, इस पर मैं बाद में थोड़ा बात करूंगा जब हम कस्टमाइजेशन में जाएंगे। स्मार्ट वॉइस इनपुट्स को सक्षम करें। देखते हैं ये क्या है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये बस पारंपरिक विकल्प ही हैं। तो मूल रूप से यही सब कुछ है। देखते हैं क्या हम इसे सब बंद कर सकते हैं। लीजिए, हो गया। अब चलिए डिस्प्ले पर नेविगेट करते हैं और यहाँ हम शुरू कर सकते हैं स्प्लेंडिड से, जो कि मूल रूप से आपके डिस्प्ले की सैचुरेशन चुनने का एक विकल्प है। अब हमारे पास ऑप्टिमल, नेचुरल, सिनेमा, सिनेमैटिक, स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड विकल्प हैं। तो आप इनमें से हर एक को देख सकते हैं और आपके पास कुछ विकल्प या डिफ़ॉल्ट इमेजेस होती हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि यह कैसे प्रभाव डालेगा। तो यहाँ हरे रंगों में बहुत ही हल्का सा फ़र्क है, जैसा कि मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। सिनेमैटिक आम तौर पर थोड़ा अधिक गर्म होता है, स्टैंडर्ड थोड़ा अधिक नीला है और कस्टम में तो और भी ज़्यादा अंतर है, जो कि काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन कस्टम आपको असली रंगों वगैरह पर ज़्यादा नियंत्रण देता है। तो आप इन सब को देख सकते हैं और जो भी आपको पसंद आए उसे चुन सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि पहले एक और ज़्यादा प्रोफेशनल प्रोफाइल हुआ करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि नए फ़ोन में उसे हटा दिया गया है, तो ये थोड़ा निराशाजनक है। अब अगर आप वापस सेटिंग्स में जाएं, डिस्प्ले सेटिंग में, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको रिफ़्रेश रेट जैसी चीज़ें मिलेंगी। अब ज़्यादातर लोगों के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि इसे ऑटो पर ही रखें। इससे आपको मूल रूप से सबसे अच्छा अनुभव मिलेगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो ऑटो मोड डिवाइस को 120 हर्ट्ज़ तक की रिफ़्रेश रेट पर चलने देता है और जब डिस्प्ले पर कुछ नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये एक LTPO OLED है, तो ये स्क्रीन की रिफ़्रेश रेट को जैसे कि अभी 1 फ्रेम प्रति सेकंड तक गिरा देता है। यहाँ कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, इसलिए आप वास्तव में ये नहीं बता सकते कि ये 1 फ्रेम पर है ना कि 150 पर। तो उदाहरण के लिए अभी जब मैं इसे हिलाना शुरू करता हूँ तो यह अपने आप 120 पर स्विच हो जाएगा और जैसे ही ये रुकता है ये तुरंत रिफ़्रेश रेट को 120 गुना कम कर देता है, ताकि जितना संभव हो सके बैटरी बचाई जा सके। इसी वजह से यह विकल्प ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन उन चुनिंदा लोगों के लिए जो 120 और 60 के बीच ज़्यादा फ़र्क नहीं देखते या परवाह नहीं करते, वे इसे 60 पर सेट करने में रुचि ले सकते हैं। ये फिर भी डिस्प्ले को अधिकतम 60 फ्रेम्स पर चलाएगा और जब स्क्रीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी, तो इसे 1 तक कम कर देगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादातर मामलों में ऑटो ही सबसे उपयुक्त विकल्प रहेगा। अब अगला विकल्प होगा, मैं वास्तव में इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं खुद नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इससे प्रभावित हैं तो ये आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। तो लो ब्राइटनेस एंटी फ्लिकर,
यह मूल रूप से डिस्प्ले की झिलमिलाहट को कम करने की कोशिश करता है, जिसे आप शायद अभी कैमरे पर देख भी सकते हैं जब यह सक्षम है। ओह नहीं, ये तो सामान्य ही है। तो अगर आप इससे प्रभावित हैं तो आप इस विकल्प में रुचि ले सकते हैं। अगर आप किसी तरह की अजीब चीज़ें देखते हैं, आपकी आंखें सामान्य से ज़्यादा थक जाती हैं, खासकर जब आप अपने फ़ोन पर लो ब्राइटनेस मोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे ऑन करना चाह सकते हैं। हो सकता है कि आप इसे सच में देख ना पाएँ, लेकिन आप इसके प्रभाव महसूस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें थक रही हैं या आपको सिरदर्द वगैरह हो रहा है अपने डिवाइस का इस्तेमाल करने से, तो हो सकता है कि आप डिस्प्ले की झिलमिलाहट को महसूस कर रहे हों और यह आपको प्रभावित कर रही हो, लेकिन आप इसे सच में देख नहीं पा रहे हों या पूरी तरह से नोटिस नहीं कर पा रहे हों। या फिर जाहिर है, आप इसे सच में नोटिस भी कर सकते हैं और ऐसे में आप चाहेंगे कि इसे ऑन कर दें। मुझे खुद इससे कोई दिक्कत नहीं होती, तो मैं सच में नहीं कह सकता कि यह काम करता है या नहीं। तो इसे लेकर थोड़ा संदेह रखें कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के प्रभाव को देखने का कोई तरीका नहीं है। अब वैसे भी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आपने देखा कि स्क्रीन डिम हो गई थी, वह दरअसल मेरे रिकॉर्ड करने वाले कैमरे की रिफ़्रेश रेट और स्क्रीन की रिफ़्रेश रेट के बीच मेल न खाने की वजह से था। तो ये थोड़ा अलग है और मैं बस एक पल रुकूंगा ताकि ये फिर से हो सके। तो अभी आप इस फ़ोन पर या कैमरे पर जो भी झिलमिलाहट देख सकते हैं, वह ऐसी चीज़ है जिसे मैं खुद नहीं देख सकता, और यह मुख्य रूप से कैमरे की रिफ़्रेश रेट के मेल न खाने के कारण है। अगर मैं उसे समायोजित करूं तो वह वास्तव में गायब हो जाएगा, लेकिन यह इतनी छोटी सी समस्या है कि मैं कभी इसकी परवाह नहीं करता। अब उम्मीद है कि यह कुछ ही पलों में डिम हो जाएगा। चलो हो जाओ, अब कभी भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसे इस तरह करते हैं। तो अभी यह 15 सेकंड है, जो फिर से ये वास्तव में एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, आप यहीं से स्क्रीन का टाइम आउट बदल सकते हैं। तो अभी मैंने इसे 15 सेकंड पर सेट किया है। 15 सेकंड बाद देखिए, अब हम देख सकते हैं कि झिलमिलाहट अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आप चाहें तो इसे और लंबा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से हर फ़ोन में ये 30 सेकंड पर सेट होता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से 1 मिनट पर सेट करना पसंद है, क्योंकि इससे मुझे जो भी करना है उसके लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। डिस्प्ले से इंटरेक्ट करने के लिए भी समय मिल जाता है अगर मुझे आगे बढ़ना हो या कुछ और करना हो। लेकिन ये 30 सेकंड में बहुत जल्दी डिम नहीं होगा। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ हमें एनिमेशन स्पीड का विकल्प मिलेगा। ये एक और बढ़िया विकल्प है। अब ये विकल्प सीधे डेवलपर ऑप्शंस से लिया गया है, जैसा कि X1 में इसे दिखाया जा रहा है। यही तरह से ये डेवलपर ऑप्शंस में दिखाया जाता है। तो ये आपको ये करने की सुविधा देता है कि आप एनिमेशन स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं, या सामान्य रूप से पूरे डिवाइस में एनिमेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट रूप से यह वास्तव में ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता, यह सिर्फ दिखने में थोड़ा अलग लगता है। लेकिन क्योंकि ये फ़ोन अब बेहद तेज़ हो गए हैं, ख़ासकर जैसे कि ये वाला जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, तो आप वास्तव में एनिमेशन स्पीड को घटाने का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अभी ये 1% है, मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। तो आपको स्लाइड करना पड़ता था, रिसेंट में जाना पड़ता था और उसे खोलना पड़ता था। तो स्लाइड अप, साइड्स, इस तरह की चीज़ें आप साफ देख सकते हैं कि इसमें समय लगता है, और आप इन एनिमेशन को कम करके इसे तुरंत कर सकते हैं, या आप उदाहरण के लिए इसे आधा कर सकते हैं, जिससे अब ये पहले से 2 गुना तेज़ हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये बहुत तेज़ी से हो जाता है। और अगर आप एनिमेशन को हटा देते हैं तो वे बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, तो सब कुछ तुरंत अपनी जगह पर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम इसे और भी तेज़ बना सकते हैं। तो ये है, एनिमेशन हटाने से ये उतना अच्छा और स्मूथ नहीं दिखता जितना एनिमेशन के साथ दिखता है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से इसे 0.5 पर रखना पसंद है, क्योंकि इससे एनिमेशन जल्दी हो जाते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह के एनिमेशन के कारण होने वाले इंतज़ार का समय कम हो जाता है, और आप जो भी खोलना चाहते हैं उसे आमतौर पर जितनी जल्दी खोल सकते हैं उससे कहीं तेज़ खोल सकते हैं। अब अगर हम वापस जाएं तो यहाँ हमारे पास भी है, या मैंने ख़त्म कर लिया यहीं पर, सिस्टम कलर स्कीम। ये बस लाइट और डार्क मोड है जो यहाँ थोड़ा छुपा हुआ है, और आपके पास यहाँ स्विच करने का तरीका चुनने का विकल्प भी है, जो मूल रूप से शेड्यूल मोड या सनसेट से सनराइज़ तक के विकल्प हैं, जिससे यह अपने आप इन दोनों मोड्स के बीच स्विच कर देगा। और डार्क मोड के साथ आपको थोड़ी बेहतर बैटरी लाइफ भी मिल सकती है अगर आप इसे हमेशा के लिए सक्षम रखते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ पूरी तरह से काली है, जैसे कि
उदाहरण के लिए ये पूरा बैकग्राउंड यहाँ पूरी तरह से काला है, तो यहाँ चारों ओर जो पिक्सल्स हैं वे अभी वास्तव में चालू नहीं हैं। तो क्योंकि वे चालू नहीं हैं, वे कोई रोशनी नहीं छोड़ रहे हैं, डिवाइस को स्क्रीन के इस हिस्से को रोशन करने के लिए बिजली का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कुछ ऐसा है जिसे आप निश्चित रूप से आजमा सकते हैं अगर आप बेहतर बैटरी लाइफ चाहते हैं। अब यहाँ पीछे हमारे पास एक पावर बटन मेनू भी था। यहाँ हम स्टाइल बदल सकते हैं और हमारे पास कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी हैं जिन्हें आप उस मेनू में दिखा सकते हैं, जैसे कि कुछ और सेटिंग्स या विकल्प। अगला, स्टेटस बार आइकन मैनेजर। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ये आपको यहाँ की इस गड़बड़ी को साफ़ करने की सुविधा देता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कई अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें आप बंद कर सकते हैं। आप मूल रूप से लगभग सब कुछ बंद कर सकते हैं, तो बस इसे एक बार देख लेते हैं। मैं अभी यही करने जा रहा हूँ और हो गया। हम देख सकते हैं कि ये अब काफ़ी साफ़ सुथरा है। मैंने शायद जितना आम तौर पर चाहता उससे थोड़ा ज़्यादा हटा दिया है, तो मैं निश्चित रूप से बैटरी, उदाहरण के लिए वाईफाई, मोबाइल डेटा और समय जैसी महत्वपूर्ण और आवश्यक चीज़ें रखना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आमतौर पर मैं यही सेटिंग्स रखता हूँ। साथ ही आप शानदार बैटरी प्रतिशत भी देख सकते हैं, 89%, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम इन्हें हटा भी सकते हैं या बदल भी सकते हैं। तो सिस्टम देखते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ होगा, लेकिन नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगला हमारे पास नेविगेशन है, तो यहाँ जेस्चर एंड बटन नेविगेशन दोनों विकल्प हैं। जेस्चर नेविगेशन के तहत आपके पास अतिरिक्त विकल्प भी हैं, तो हम इस बार को दिखा सकते हैं या इसे हटाकर और भी साफ लुक पा सकते हैं। अब ठीक है, तो हाँ, जब आप इसे हटा देते हैं तो उम्मीद है कि यह केवल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और देखते हैं कि क्या हमारे पास यह विकल्प भी है। हमारे पास वॉइस असिस्टेंट है जिसे हम किसी कारणवश यहाँ से बंद नहीं कर सकते, जो कि यहीं है। तो गूगल असिस्टेंट खोलने के लिए स्वाइप करें। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है साइड से स्वाइप करके असिस्टेंट खोलना, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो मुझे इसे बंद करना पसंद है। अब चलिए वापस मुख्य सेटिंग्स पेज पर चलते हैं और अब मैं नोटिफिकेशन ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसे सर्च करना आसान रहेगा। ऐसा लगता है कि इन नोटिफिकेशंस को बदलने का कोई विकल्प नहीं है, या फिर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। खैर, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम एडवांस्ड फीचर्स में चलते हैं और यहाँ हमारे पास कुछ और महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध हैं। तो हमारे पास स्मार्ट की है, जो मुझे लगता है कि पावर बटन ही है, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। तो हमारे पास डबल टैप वॉइस इनपुट है, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास कुछ अतिरिक्त विकल्प हैं। हमारे पास कस्टमाइज का विकल्प है, जिससे आप यहाँ किसी विशेष एप्लीकेशन को चुन सकते हैं। तो आप इसे डबल प्रेस करके किसी ऐप को सीधे खोल सकते हैं। हमारे पास वॉइस इनपुट है, जो मूल रूप से मुझे लगता है असिस्टेंट है ना, वॉइस इनपुट के लिए। यानी ये असल में एक वॉइस रिकॉर्डर या वॉइस टू टेक्स्ट जैसी कोई चीज़ है, लेकिन हमारे पास यहाँ वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने का विकल्प भी है इस तरह से, जो फिर से अगर आपने इसे इस जेस्चर विकल्प से हटा दिया है तो आप इसे डबल प्रेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वापस आते हुए हमारे पास गेम जिनी है, विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए जो इस शक्तिशाली फ़ोन पर गेम खेलना चाहते हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल और उपयोगी फ़ीचर है। व्यक्तिगत रूप से मैं बस इसे एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी 2025 में मुझे नहीं लगता कि यह विकल्प उतना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये गेम मोड्स आंशिक रूप से आपके फ़ोन से अधिक प्रदर्शन और बेहतर अनुभव निकालने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। लेकिन यह डिवाइस पहले से ही इतनी तेज़ और सक्षम है कि यह फ़ीचर अब कुछ हद तक गैर ज़रूरी हो जाता है। तो इसका एकमात्र काम यही होगा कि ये आपके गेमिंग के दौरान नोटिफिकेशन को डिस्प्ले पर ना दिखाए, बस इसी तरह की चीज़ें करेगा। लेकिन जो भी प्रदर्शन से जुड़ा लाभ आप इससे प्राप्त करेंगे वह महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यह डिवाइस पहले से ही इतनी तेज़ है कि अभी के लिए ये विकल्प पूरी तरह से बेकार हैं। अब
3 साल बाद या 5 साल बाद जब गेम्स और भी ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे तब ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तब आपको सिर्फ नोटिफिकेशन या गेमिंग के दौरान होने वाली अनावश्यक रुकावटों से हटकर इससे और भी अधिक और बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका समग्र अनुभव काफ़ी सुखद और उत्पादक बन जाएगा। खैर, वैसे भी ये मूल रूप से उन चीज़ों का सार है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।